A very good morning to all. Today we start with our seventh chapter, that is conservation of plants and animals. So in this chapter we are going to discuss related to the topic, that is how can we conserve plants and animals. So today's video is of two parts. In first part we will discuss some topics related to chapter number 7, and in second part we will revise our first chapter again in thoroughly. Then after revising the first chapter in 2 days, I will give you one assessment worksheet sheet related to chapter number 1. So I know we have discussed many times, so let's start chapter number 7 here. In this chapter, conservation of plants and animals. This chapter is a very interesting one also. So let's start with, and the first topic of this chapter is, the first topic is deforestation and its cause. But firstly we will start with our introduction part. So in this chapter there are four characters basically. Paheli, Wujo, you are familiar with earlier, but Professor Ahmad and Tibu are two new character here. So they visited a forest, and Paheli and Wujo are very eager to share their experiences with their classmates. Other children in the class were also eager to share their experiences, as some of them had visited Bharatpur Sanctuary, some others had heard about Kanjiranga National Park, etc. etc. मीन्स बहुत से बच्चे जो थे, दे आर ईगर, मीन्स एक्साइटेड थे अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चों ने अलग अलग जगह जो है, किसी ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को विज़िट किया था, किसी ने बायोस्फीयर रिजर्व को विज़िट किया था, किसी ने टाइगर रिजर्व को विज़िट किया था. तो सभी जो थे अपने एक्सपीरियंसेस को, पास्ट एक्सपीरियंसेस को शेयर करना चाहते थे. सो यहाँ पे जो आपका मेन है कि अब पहेली जो है यहाँ पे उसके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है दैट व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स. कि इन सब को बनाने का क्या मकसद क्या है, कि गवर्नमेंट ये सब चीज़ें क्यों बना रही है. पर्पस ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स. अब ये सारे जो अगर हम समझें, ये सारे ही किस चीज़ से रिलेटेड हैं. दे आर रिलेटेड टू कंजर्वेशन. कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? एनिमल्स एंड प्लांट्स, मीन्स फॉरेस्ट, मीन्स वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के लिए ये बहुत सब ज़रूरी चीज़ें हैं. कंजर्वेशन क्या है? किसी चीज़ को संभाल के रखना, उसकी केयर करना. ठीक है. सो नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स जितने भी हैं, दे आर रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ और कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स और कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स. सो द फर्स्ट टॉपिक इज, फर्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज. सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉरेस्टेशन. सो द great variety of plants and animals exist on earth. They are essential for the well-being and survival of mankind. अब देखिए हमारे क्या है कि प्लांट्स और एनिमल जो हैं वो हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वो मैन काइंड, ह्यूमन बींग्स के लिए दे आर वेरी नेसेसरी. लेकिन उनके सर्वाइवल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा आ गया है, दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन. मीन्स अगर हम ट्रीज़ को, डिफॉरेस्टेशन है क्या? जब हम ट्रीज़ को कट कर रहे हैं. ठीक है. तो इसकी वजह से कैसे जो है वाइल्ड लाइफ कैसे इफ़ेक्ट हो रही है, कि बिकॉज अगर हम ट्रीज़ को रेगुलरली कट करते जा रहे हैं तो एनिमल्स को फूड नहीं मिलेगा. एनिमल्स डू नॉट गेट देयर शेल्टर, क्योंकि वो सारे किस फॉरेस्ट पर ही डिपेंड करते हैं इन सब चीज़ों के लिए. So we know that deforestation means clearing of the forest and using that land for other purposes. Means डिफोरेस्टेशन है क्या? हम ट्रीज को काट काट के उस लैंड को क्लियर कर रहे हैं, अब मैनकाइंड जो है अपनी सेल्फिशनेस के लिए, अपने पर्पसेस को पूरा करने के लिए. और वो पर्पसेस हैं क्या? सो यहाँ पे उन्होंने कुछ पर्पस डिस्कस किए हैं, कुछ रीज़न डिस्कस किए हैं कि क्यों ह्यूमन बींग्स जो हैं वो प्लांट्स को जो है वो कर रहे हैं, कट कर रहे हैं. द फर्स्ट इज प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन. मीन्स वो जो
लैंड उनको चाहिए किस चीज़ के लिए, कल्टीवेशन के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए. सेकेंड थिंग इज़ दे वांट टू बिल्ड देयर हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, उनको वहाँ पे घर बनाने हैं, वहाँ पे फैक्ट्रीज बनानी हैं. सो और अनदर थिंग मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, और उनको उस लकड़ी से क्या बनाना है, अपने घर के लिए फर्नीचर बनाना है, या फिर प्लांट्स की जो वुड है, ड्राई वुड है, उनको एज अ फ्यूल यूज़ करनी है. सो ये सारे मैनकाइंड के रीज़न हैं, ह्यूमन बींग्स के रीज़न हैं कि क्यों वो प्लांट्स को जो है वो कट कर रहे हैं. नाउ there are some natural reasons of deforestation as we discuss now. Some natural causes of deforestation are forest fires and severe droughts. तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही मैनकाइंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन. देयर सम नेचुरल रीजंस आर आल्सो देयर. द फर्स्ट इज ड्राउट्स. अगर सूखा पड़ेगा, ड्राउट होगा, तो उसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होगा, बिकॉज प्लांट्स को, वाइल्ड लाइफ को वाटर नहीं मिलेगा, और मतलब दे विल नॉट एग्जिस्ट नो एनी मोर. और सेकेंड इज फॉरेस्ट फायर. हमने उसमें पढ़ा था ये चैप्टर 6 चैप्टर में, कंबस्शन में, ठीक है, फॉरेस्ट फायर्स के बारे में. सो द फॉरेस्ट फायर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफॉरेस्टेशन. नाउ देयर इज एन एक्टिविटी 7.1. in this activity you have to discuss the more causes of deforestation, and then you have to categorize the reasons related to natural or otherwise man-made. So in this activity you have to write this in your science notebook, but not in the form of activity, in the form of question answer. You will just write down like question, discuss the various causes of deforestation and characterize them as a man-made or natural. So the next topic is consequences of deforestation. अब deforestation की वजह के क्या consequences हैं? Consequences means क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं डिफॉरेस्टेशन के. वी विल डिस्कस दैट. सो Paley and Wujo recalled the consequences of deforestation. They remembered that deforestation increases the temperature and pollution level on the earth. It increases the level of carbon dioxide in the atmosphere. Groundwater level also gets lowered. They know that deforestation disturbs the balance in the nature, and they were told by Professor Ahmed that if cutting of trees continues, rainfall and the fertility of the soil will decrease. Now, इसके bad effects क्या हैं deforestation के? पहेली एंड वुजो ने याद किया कि हमने पहले भी उन्होंने बुक्स में पढ़ा है कि डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या होता है. दैट डिफॉरेस्टेशन की वजह से टेम्परेचर जो है अर्थ का इंक्रीज़ होता है, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन लेवल इंक्रीज़ होता है, ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है एटमॉस्फेयर में वो भी इंक्रीज़ होती है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, लोअर हो रहा है. दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन जो है वो नेचर के बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहा है. और प्रोफेसर अहमद हैज़ टोल्ड देम कि इफ़ वी continue this cutting of trees, rainfall will decrease and the fertility of the soil will also decrease. Now one side we said that deforestation is responsible for the decrease in rainfall, but as you can see here, there is a confusion in Bujo's mind that how does deforestation reduce rainfall on the one hand and leads to flood on the अदर. मीन्स एक तरफ तो हम कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन से जो है वो बारिश कम हो रही है, और सेकेंडली हम कह रहे हैं दैट डिफॉरेस्टेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लड. सो हाउ इट इज़ पॉसिबल? ठीक है. सो वी विल डिस्कस देम वन बाय वन. सो दीज आर द in this very small little paragraph there is very huge bad consequences or very harmful effects of the deforestation. So let's discuss now. Now there will be increase in the chances of natural calamities such as floods and droughts. Now recall that plants need carbon dioxide for photosynthesis. Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting it in its increased level in the environment. So होगा क्या कि आपको पता है that
प्लांट्स को जो है दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जितने ज़्यादा हमारे पास जितने ज़्यादा हमारे पास ट्रीज़ होंगे वो उतनी ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अगर कम होंगे तो कम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे। तो अगर कम कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं मीन्स हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रह जाती है। सो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रहने की वजह से वहाँ पे जो है उसका अर्थ का जो है टेम्परेचर इंक्रीज होता है जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है वो रेन जो है रेन का फ्लो है वो अर्थ पे कम हो रहा है। सो दिस इज हाउ दे हैव डिस्कस ऑल द थिंग्स हियर। नाउ what they have said here that level of carbon dioxide in the atmosphere increased, and this will lead to the global warming as the carbon dioxide traps the heat rays reflected by the earth। तो ऐसा होता क्यों है? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये रेज को जो है हीट रेज सन रेज को जो है वो ट्रैप कर लेती है। तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड होगी उतनी ही वो रेडिएशन को ट्रैप करेगी, उतनी ही अर्थ पे जो है वो गर्मी बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, जिसके कारण जो है हमारा वाटर साइकिल जो है इफेक्ट होगा। वाटर साइकिल इफेक्ट होने की वजह से जो है रेनफॉल जो है वो रिड्यूस होगा एंड इट विल लीड्स टू ड्राफ्ट्स। और दूसरी तरफ हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इट विल लीड्स टू द फॉरेस्टेशन। ठीक है, दूसरी तरफ हम क्या बोल रहे हैं कि इसकी वजह से जो है वो फ्लड्स आ सकते हैं। किसकी वजह से? ड्यू टू दिस डिफोरेस्टेशन। तो वो कैसे पॉसिबल है कि जैसे हमने कहा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, हमारे ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। जब ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं उनमें लेवल ऑफ वाटर जो है इट इज़ इंक्रीजिंग। लेवल ऑफ वाटर जो है वो वहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज हो रहा है तो इट मे अराइज अ सिचुएशन ऑफ फ्लड्स, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्लड्स की सिचुएशन जो है वो अराइज हो रही है। सो दिस इज हाउ द डिफोरेस्टेशन लीड्स टू सम टाइम ड्राउट्स एंड सम टाइम लीड्स टू फ्लड्स। अब देखिए मैं एक सिंपल उसमें आपको ये समझाती हूँ। मान लीजिए हमारे पास सेम एरिया के दो फील्ड्स हैं, एक फील्ड में बहुत सारे ट्रीज़ लगे हैं और दूसरे फील्ड में बहुत कम ट्रीज़ हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है, फ्लड की सिचुएशन आ रही है। तो कौन से केस में ज़्यादा जो है वो सॉइल एरोजन होगा? जिसमें ट्रीज़ नहीं है, और जिसमें ट्रीज़ हैं वहाँ पे सॉइल एरोजन कम होगा। मीन्स तो हमारे पास ये जो ट्रीज़ हैं वो हेल्पफुल हैं इन बोथ द केस, हमारे लिए वो हेल्पफुल है। तो ट्रीज़ कैसे सॉइल एरोजन को भी रोक रहे हैं, और बट अगर हम उनको काट रहे हैं तो हमारे पास क्या कंसिक्वेंसेस हैं? ड्राउट भी पॉसिबल है, फ्लड्स भी पॉसिबल हैं, और सॉइल एरोजन भी क्या है, पॉसिबल है। सो दीज आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। बाकी के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट टॉपिक। आज हम आगे करने वाले हैं अपने नेक्स्ट, दैट इज़ revision of first chapter. Okay, so we will do the revision of first chapter here. So this is our first chapter, that is crop management and production. सो नो डाउट हमने पहले भी इस चैप्टर के बारे में बहुत ज़्यादा रिवाइज़ किया है। सो अब हम 2 लेक्चर्स में इस चैप्टर को रिवाइज़ करेंगे। सो आज ये पहला लेक्चर होगा। सो इस चैप्टर में हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या हैं, क्रॉप कैसे कैसे हम उसको सो करते हैं, कौन कौन से वेरियस स्टेप्स हैं जिसकी वजह से कोई क्रॉप जो है वी आर एबल टू ईट दैट पर्टिकुलर ग्रेन, कौन कौन से मेथड हैं जिसकी वजह से वो ग्रो कर रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में आपका बनता है, दैट इज़ व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप। So when plants of same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. For example, crop of wheat means that all the plants grown in the field are that of wheat. So the first question is what do you mean by crop? तो जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक ही तरह के प्लांट्स को जो है हम ग्रो करते हैं, दैट इज़ नोन एज
क्रॉप, और क्रॉप जो है फॉर एग्जांपल एग्जांपल इज वीट, बिकॉज इस केस में क्या इतने ज़्यादा बड़े फील्ड में सिर्फ वीट ही वीट आपको नज़र आएगी, सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ क्रॉप. अब क्रॉप जो है इट इज़ divided into two parts on the basis of the season इन विच दे आर ग्रोइंग, कि कौन से सीजन में हम कौन सी क्रॉप को जो है वो ग्रो कर रहे हैं, उसके बेस पे वी हैव डिवाइडेड द क्रॉप्स इन टू टाइप्स. द फर्स्ट इज खरीफ क्रॉप्स एंड द अदर इज रावी क्रॉप्स. So kharif crops are what? They are the crops which are sown in the rainy season. They are called kharif crops. The rainy season in India generally from June to September. तो आजकल जो है वो खरीफ crops जो हम sow कर रहे हैं that is maize. Understand? Second type of crop is rabi crops. These type of crops are grown in winter season, and the time period in India it is generally October to March. For example, wheat. सो कि कौन से सीजन में हम कौन सी वीट को जो है वो ग्रो कर रहे हैं, उसके बेस पे हमने क्रॉप्स को दो उसमें डिवाइड कर दिया, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स. नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल डिस्कस हियर नाउ इज बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. कि क्रॉप प्रोडक्शन जब हम किसी भी क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कौन से बेसिक स्टेप्स जो हैं हम फॉलो कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी क्रॉप जो है वो हेल्दी ग्रो करे. सो हमारे पास बेसिकली 7 स्टेप्स हैं basic practices of crops related. These are the 7 practice steps: preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizers, irrigation, protecting from weeds, harvesting, storage, etc. Now we will discuss these steps one by one here. द फर्स्ट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल को हम कैसे जो है प्रिपेयर करते हैं बिफोर सोइंग. अगर हमें कोई भी फसल कोई भी क्रॉप जो है वो ग्रो करना है, तो सबसे पहले हम सॉइल को जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं. ठीक है, तो उसमें क्या प्रिपरेशन होती है? प्लोइंग करते हैं, फिर सॉइल को लूज़ करते हैं. सॉइल में लूज़ क्या करना है? सॉइल को लूज़ करते हैं मीन्स सॉइल में क्रम्स होते हैं. ठीक है, मॉइस्चर की वजह से क्रम्स जो हैं उसमें आ जाते हैं, उसको हम क्या करते हैं? लूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ कल्टिवेशन टूल्स. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कल्टिवेशन टूल वी आर यूजिंग हियर for loosening the soil. The first is टिलिंग और प्लोइंग. ठीक है, सो टिलिंग और प्लोइंग जो एक प्रोसेस है, इसमें करते क्या हैं? प्लो की हेल्प से ये होता है. प्लोज आर मेड, अब जो प्लो हैं जिसको हम हल बोलते हैं, ये वुड के भी बने होते हैं, आयरन के भी बने होते हैं. इफ द सॉइल इज मेड अप ऑफ वेरी ड्राई, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग. The plowed field may have big pieces of soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs with a plank. The field is leveled for sowing as well as for irrigation purposes. The leveling of soil is done with the help of a leveler. तो फर्स्ट जो हमारा कल्टीवेशन टूल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, प्लो मीन्स हल यूज़ कर रहे हैं. हल से क्या कर रहे हैं हम एक तो फील्ड की जो लेवलिंग करेंगे, उसमें सॉइल को लूज़ करेंगे अगर क्रम्स हम वहाँ पे हैं. तो प्लो करने से पहले हम वाटरिंग करते हैं, ताकि अगर सॉइल अगर आपकी बड़ी हार्ड होगी, ड्राई होगा, तो प्लो करना डिफ़िकल्ट होगा. इट विल नीड मोर लेबर. ठीक है, तो वाटरिंग करते हैं या फिर मोस्टली रेन की वेट करते हैं कि आफ्टर रेन दे विल प्लो. अब सम टाइम जो है मेन्योर ऐड करते हैं बिफोर टिलिंग. क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम टिलिंग से पहले या प्लोइंग से पहले मेन्योर ऐड कर देते हैं, तो उसमें जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाता है. अब प्लो एक कल्टिवेटेड टूल है, तो वो क्या चीज़ है, कैसे बना, उसकी क्या कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. सो प्लो, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल. सॉइल को टिलिंग करने के लिए वी आर यूजिंग दिस प्लो. एडिंग फर्टिलाइज टू द क्रॉप, इसके लिए भी यूज़ होता है. रिमूविंग द वीड्स के लिए भी यूज़ होता है. स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल एक्सेट्रा. So this implement is made up of wood and is drawn by a pair of bulls or horses or camels. तो इसमें ये मतलब किसकी हेल्प से ये पुल होता है जो आपका प्लो है? बुल्स या हॉर्सेस या फिर कैमल्स. इसमें क्या होते हैं इसके पार्ट्स हैं? इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप्स. तो यहाँ पे एक पिक्चर में हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं. दिस इज़ योर प्लो. तो इसमें एक ये देखिए प्लो शाफ्ट है. दिस इज ये जो मिडिल पार्ट है वुड का प्लो शाफ्ट, दिस इज नोन एज प्लो शेयर. और ये जो बुल्स के ऊपर आप ये देख रहे हो जिसकी वजह से दे आर कनेक्टेड टू द प्लो, इट इज़ नोन एज व्हीम. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ
plow, and these are the various parts of the plow. Next cultivator tool is hoe. It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. अब hoe जो है एक another tool है हमारे पास, cultivation tool है. इस ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? For removing weeds and for loosening the soil. वीड्स को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है और सॉइल को लूज़ करने के लिए यूज़ होता है. इसमें है क्या? इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन. अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू द वन एंड ऑफ इट्स एंड. अब देयर इज वन टर्म हेयर दैट इज रिमूविंग वीड्स. Now what are weeds actually? I will just make you understand with the help of a simple example. Let us consider I have a pot and I have planted the rose plant. आपके पास एक पोट है, आपने उसमें रोज प्लांट जो है प्लांट किए हैं. और रेनी सीजन में क्या होता है, मॉइस्चर की वजह से कई जो ग्रास है जैसे और भी छोटे छोटे प्लांट अपने आप ही सॉइल में जो है वो ग्रो कर जाते हैं. तो हमने तो सिर्फ प्लांट लगाया था रोज़ का, तो बाकी के जो एक्स्ट्रा हमारे पास आ गए हैं दैट इज़ वीड्स. अब वाई दे आर नेसेसरी टू रिमूव? वो ज़रूरी क्यों है कि हमें रिमूव करने हैं? क्योंकि अगर हम उनको ऐसे ही अपने रोज़ प्लांट के साथ रहने देंगे तो वो जो सॉइल में न्यूट्रिशन है जो रोज़ को चाहिए वो ग्रास वाला जो एक्स्ट्रा हमारे पास वीड्स हैं वो भी उस न्यूट्रिशन को लेंगे. तो जिसकी वजह से कंपटीशन होगा न्यूट्रिशन के लिए रोज प्लांट्स और ग्रास के बीच में या वीड्स के बीच में. सो दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव द वीड्स. Now this is the picture of hoe. So this is your hoe. The works like a blade. This is hoe and it works like a blade. It is pulled by animals. ये जो बीम थी इसकी वजह से यहाँ पे हम एनिमल्स को जो है वो लगाते हैं. ठीक है, a pair of animals. Next cultivation tool is cultivator. A cultivator is what? Nowadays plowing is done by the tractor driven by cultivator. ड्रिवन कल्टिवेटर. द यूज़ ऑफ कल्टिवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम. अब कल्टिवेटर की हेल्प से जो है ये ट्रैक्टर के साथ लगा होता है. ठीक है, जिसकी वजह से हमारा टाइम मीन्स टाइम भी बचता है और लेबर भी, मेहनत भी कम होती है और जल्दी टाइम में ये हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज द कल्टिवेटर, दैट इज अनदर टूल. सो next step is sowing. First step is preparation of soil and the second step is sowing. Step by step we will discuss it. Of sowing is what? We will discuss regarding sowing. Sowing means हमें seeds को जो है वो मिट्टी में अब डालना है. That is known as sowing. अब sowing एक जो प्रोसेस है या स्टेप है उसको करने से पहले देर इज़ अ नीड ऑफ सिलेक्शन ऑफ सीड्स. मीन्स हमें गुड क्वालिटी के सीड जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं. ऐसे ही हम सोइंग स्टार्ट नहीं कर देंगे. सो बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड एंड गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन and healthy seeds of a good variety. Farmer prefer to use seeds which give a high yield because good quality के seeds अगर होंगे तो हमारी जो क्रॉप है वो हेल्दी होगी, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और क्वांटिटी भी अच्छी होगी. ओके, सो इसके लिए एक एक्टिविटी है कि कैसे हम गुड क्वालिटी सीड्स को जो है डैमेज सीड्स से जो है सेपरेट आउट कर सकते हैं. तो उसके लिए व्हाट विल वी डू? वी विल टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर. Then put a handful of wheat seeds and stir well. Then wait for some time. फिर हम थोड़े टाइम के लिए वेट करेंगे. Are there seeds floating on the water and some seeds are get settled down in the beaker? तो ऐसा क्यों होगा? कुछ जो हमारे सीड्स हैं वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे और कुछ जो है सिंक कर जाएंगे. तो जो आपके डैमेज सीड्स होंगे वो अंदर से होलो होते हैं, उनको इंसेक्ट्स ने खा लिया है. ठीक है, वो अंदर से होलो होते हैं, मीन्स दे आर लाइटर. सो दैट इज़ वाई दे आर फ्लोटिंग ऑन द वाटर. लेकिन जो गुड क्वालिटी सीड्स हैं, जो अच्छे हैं, हेल्दी हैं, वो पानी में सेटल डाउन हो जाएंगे. तो दिस इज़ अ वेरी गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग क्वालिटी सीड्स और हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वन. Now before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seeds. अब ये तो हमने डिसाइड कर लिया that we have chosen the गुड क्वालिटी सीड्स कि हमें कौन से सीड्स चाहिए फॉर सोइंग इन द फील्ड्स. अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा दैट इज़ टूल, कि हम कौन सा टूल जो है वी आर यूजिंग फॉर सोइंग द सीड्स. सो देयर आर मैनी टूल्स, मे बी ट्रेडिशनल और द मॉडर्न वन. सो ट्रेडिशनल टूल जो है इसमें
the used for sowing seed is like shaped like a funnel की तरह उसकी shape होती है, that you have chemistry lab में हम देखते हैं funnel. This is your funnel, this one. फार्मर ने उसको पकड़ के रखा हुआ फनल को, उसमें सीड्स डाल रहे हैं, और जैसे जैसे वो उसको वो जो है आगे चलेंगे तो अपने आप जो है सीड जो है वो फील्ड में गिरते जाएंगे. बट आजकल जो है सीड ड्रिल जो है मोस्टली यूज़ होता है. सीड ड्रिल जो है वो यूज़ हो रहा है हमारा. Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors. This tool sows the seeds uniformly at proper distances and depths. It ensures that seeds get covered by the soil after sowing. This prevents damage caused by words. Sowing by using a seed drill saves time and labor. तो इसमें क्या हो रहा है कि सीड ड्रिल जो है ये मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है, यूज़ हो रहा है सोइंग सीड्स के लिए. तो कह रहे हैं कि ये जो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लेबर कम होती है, इसमें टाइम भी बचता है हमारा. अब इस कैसे ये हेल्पफुल है, बिकॉज जब हम इसकी हेल्प से सीड्स को जो है सो कर रहे हैं तो सीड्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, जो यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे सो होते हैं, यूनिफॉर्मिटी होती है, और एक प्रॉपर डेप्थ में वो सो होते हैं, और आफ्टर सोइंग वो अच्छे से मिट्टी से कवर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो वर्ड्स जो हैं उन सीड्स को डैमेज नहीं कर पाते. क्योंकि अगर वो अर्थ के सरफेस पे होंगे तो वर्ड्स उनको ईजिली जो है वो खा लेंगे. तो सीड ड्रिल यूज़ करने की वजह से क्या होगा, वो अच्छे से कवर हो जाते हैं मिट्टी से, जिसकी वजह से वर्ड्स जो है उनको नहीं खा पाते हैं. ठीक है. सो द यूज़ ऑफ सीड ड्रिल इज आल्सो प्रिवेंट्स डैमेज कॉज बाय द वर्ड्स. एंड नेक्स्ट इज इट इज़ बेनिफिट एज इट saves labor as well as time. So ट्रेडिशनली पहले ये वाला टूल जो है यूज़ नहीं होता था, लेकिन विद द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी सीड ड्रिल इज़ नाउ अडेज यूजिंग, because it saves the labor as well as it saves the money, and again it ensures that the seeds get covered by the soil after sowing, because this prevents the damage caused by the words. Now there is an next step is, after this sowing, next step is adding manure and fertilizers. Means fertilizer और manure जो है हमें add करना है किसमें, हमारी soil में. Now तो इस टॉपिक में बेसिकली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर. सो व्हाट इज़ मैन्योर फर्स्टली, एंड व्हाई दे आर नीड टू ऐड इन द सॉइल. बिकॉज मैन्योर और फर्टिलाइजर्स जो हैं दे आर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द सॉइल, जिसकी वजह से हमारे जो प्लांट्स जो हैं, जो हमारी क्रॉप जो है वो हेल्दी होगी, क्वालिटी वाइज भी अच्छी होगी और क्वान्टिटी वाइज भी अच्छी होगी. सो फर्स्टली व्हाट इज़ मैन्योर. मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और ये कैसे बनता है, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट. फार्मर्स जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल वेस्ट को जो है एक जगह पे कलेक्ट करते हैं, डंप करते हैं, फिर वो धीरे धीरे डिकम्पोज होते हैं. उन्हीं के ऊपर बारिश हो रही है, उन्हीं के ऊपर धूप आ रही है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो जो है डिकम्पोज रहती है, एंड द डिकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एज अ ऑर्गेनिक मैन्योर. और जो ये मैन्योर है इट इज़ अ वेरी हेल्पफुल बिकॉज इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एज वेल एज ह्यूमन्स टू द क्रॉप्स. तो जो बेसिक डिफरेंस है इनके बीच में बिटवीन द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, की मैन्योर जो है इट इज़ ए ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और जो हमारा फर्टिलाइज़र है इट इज़ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. हमारे जो फर्टिलाइजर्स हैं दीज आर इनऑर्गेनिक substance, और manure जो है it is organic substance. So it is better to use manure in the fields as compared to fertilizers, बिकॉज फर्टिलाइज़र हम उस केस में यूज़ करते हैं. ऐसा नहीं है कि फर्टिलाइजर्स के यूजेस नहीं हैं, उनके भी बहुत यूजेस हैं. द फर्टिलाइज़र जो है हम उस केस में यूज़ करते हैं जब हमें पता हो कि हमारी सॉइल में कौन सा न्यूट्रिशन कम है, तो हम वही पर्टिकुलर जो फर्टिलाइज़र है फिर अपनी सॉइल में जो है वो यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है 1.2. इस एक्टिविटी में आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अगेन हेयर. इस एक्टिविटी में उन्होंने दिखाया दैट हाउ द फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर आर यूजफुल फॉर द
प्लांट क्रॉप बाय टेकिंग वेरियस सैम्पल्स। उन्होंने ABC पोर्ट्स लेके एक में मैन्योर डाला, ये फर्टिलाइजर डाला, एक में नहीं डाला, एंड देन दे विल चेक द ग्रोथ ऑफ द plant. Now we will discuss related to the fertilizers, that what are fertilizers. Now fertilizers are the chemical substances which are rich in a particular nutrient. How are these different from manure? Now question is how they are different from the manure, because first difference is manure is organic and fertilizer is inorganic. Second is fertilizers जो हैं they are prepared in factories, केमिकल फैक्ट्रीज, ये केमिकल है तो फैक्ट्रीज में बनता है, जबकि हमारा मेन्योर जो है वो अपने आप डिकम्पोज होके फील्ड्स में तैयार होता है। अंडरस्टैंड? फर्टिलाइज़र जो है किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, जबकि मेन्योर के केस में ऐसा नहीं है। लेकिन मेन्योर जो है दे आर रिच इन ह्यूमस, दे प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, बट फर्टिलाइजर्स डू नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल. So there are some examples of fertilizers here, like urea, ammonium sulfate, superphosphate, potash, nitrogen, phosphorus, potassium. This NPK means N for nitrogen, P for phosphorus, and K for potassium. So these are the various uses of fertilizers and manures. Manure and fertilizers improve the soil texture as well as its water retaining capacity. जो अगर हम सिर्फ manure की ही बात करें तो ये soil के texture को भी अच्छा करता है, और जो it replenishes the soil with all the nutrients. जो हमारे soil में nutrition है उनको भी replenish करते हैं. अब हमारे पास other than adding manure and fertilizers एक और method है जिसकी help से हम मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको रिप्लेनिश कर सकते हैं. व्हाट इज़ दैट? हम क्या करेंगे? बाय क्रॉप रोटेशन. अब क्रॉप रोटेशन क्या है कि हम अल्टरनेट वे से अल्टरनेटिवली जो है क्रॉप्स को ग्रो करेंगे. एक बार अगर हमने वीट को ग्रो कर लिया, सेकेंड टाइम उसकी कटिंग के बाद हम उसकी हार्वेस्टिंग के बाद कोई और सेकेंड क्रॉप जो है उसमें ग्रो करेंगे. ऐसा नहीं है कि हम बार बार वीट को ही कंटिन्यूसली रिपीट करते जाएंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम क्रॉप को चेंज कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर सॉइल को जो है टाइम मिल जाता है वो वाले न्यूट्रिशन को रीगेन करने के लिए. क्योंकि एक जो अगर हम एक ही क्रॉप को रेगुलरली उसमें ग्रो कर रहे हैं तो उसको क्या है, एक ही क्रॉप को जब हम रेगुलरली उसमें ग्रो कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक ही तरह के न्यूट्रिएंट जो है सॉइल में ख़त्म हो रहे हैं. क्योंकि एक क्रॉप को तो एक ही तरह के न्यूट्रिशन चाहिए ना, तो वो वाला न्यूट्रिशन जो है उसमें ख़त्म हो जाएगा. ठीक है. सो ये वाला जो मेथड है इट इज़ ऑल्सो गुड. नाउ दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस लेटर ऑन. So in next lecture we will discuss some topics of chapter number 7 and rest part of the chapter number 1. So for homework, today's homework, what you have to do, you have to learn question number 1, 2, 3, 4 and 5 of this chapter from the NCERT chapter. Understand? Question number 1, 2, 3, 4 and 5. You have to learn these first 5 questions from your NCERT book. So this is all for today. Please complete your homework and read thoroughly this chapter and also the chapter number 7. Thank you, students. Thank you.